नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे रूस और यूक्रेन युद्ध के बारे में। इस युद्ध को 24 फरवरी 2022 को पूरे 2 वर्ष हो चुके हैं और इस 2 वर्ष में इस युद्ध का कोई भी एक निश्चित परिणाम प्राप्त नहीं हो सका है। मतलब रूस और यूक्रेन दोनों ही आपस में 2 वर्ष से टिके हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इन 2 वर्ष में इन दोनों देशों ने क्या खोया है और क्या पाया है और वैश्विक स्तर पर इन युद्ध को अब किस तरह से देखा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। 24 फरवरी 2022 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है ये घोषणा करते हैं कि वो यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे। उस समय माना जा रहा था कि यूक्रेन जो है ये रूस के सामने ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा, लेकिन फिर भी यूक्रेन ने काफ़ी हिम्मत दिखाई और पूरे जंग को 2 साल पूरे कर लिए हैं। मतलब यूक्रेन ने इतनी हिम्मत दिखाई कि रूस यूक्रेन आपस में लड़ते हुए 2 साल पूरे कर चुके हैं। लेकिन अभी भी ये सवालिया निशान है, यक्ष प्रश्न है कि ये युद्ध अब तक खत्म क्यों नहीं हुआ और कब तक चलेगा। मतलब कितने लंबे समय तक और चल सकता है, इसका कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता है। पहले माना जा रहा था कि जो यूक्रेन है इसको नाटो की सदस्यता दी जाएगी और रूस भी इस चीज को लेकर ही विवाद कर रहा था कि इसको कहीं नाटो की सदस्यता ना मिल जाए, क्योंकि नाटो की एक खास बात यह है कि एक संयुक्त सैन्य मोर्चा होता है। नाटो की जो सेना, यदि किसी एक देश पर, नाटो की सदस्य देशों पर यदि किसी एक देश पर आक्रमण होता है तो सभी देश मिलकर, नाटो के जितने भी देश हैं वो सभी देश मिलकर उसके साथ जंग लड़ते हैं। तो इस तरह से रूस को डर था कि कहीं यूक्रेन को नाटो की सदस्यता ना मिल जाए, इस वजह से वो यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहता था। रूस और यूक्रेन को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने क्या खोया है और क्या पाया है इसके बारे में देखते हैं। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन के प्रमुख शहरों पर हवाई अटैक और जमीन से हमला करना शुरू कर दिया और उसका इरादा था कि वो कीव जो है यूक्रेन की राजधानी, उसको आसानी से हथिया लेगा। लेकिन यूक्रेन की जो सेना है वो रूस की सेना से इतनी अच्छे से लड़ी कि पूरे 2 साल पूरे कर लिए लड़ते लड़ते, और कीव पर उसका जो इरादा था कब्जा करने का वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसी कारण 6 अप्रैल को रूस जो है कीव से पीछे हट जाता है। बाद में 18 अप्रैल 2022 को रूस जो है ये यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों पर हमला करना शुरू कर देता है। बाद में 20 मई आते आते यूक्रेन के जो मरियापुल इलाका है उस पर ये रूस कब्जा कर लेता है। साथ ही रूस ओडिशा के, जो यूक्रेन में एक जगह है ओडिशा के अलावा ये ब्लैक सी के जितने भी पोर्ट होते हैं यूक्रेन के, उन सबको रूस हथिया लेता है। मतलब धीरे धीरे करके 18 अप्रैल आते आते 2022 आते आते रूस ने अपना ध्यान कीव से हटाकर जो भी उसके इंपॉर्टेंट पोर्ट होते हैं जिससे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है उन पर हथिया लेता है रूस अपना कब्जा। इस वजह से यूक्रेन ने बदले में इसकी नौसेना की नाकेबंदी कर देती है। मतलब इसके कारण जो रसद सामग्री है उसकी आवाजाही बंद हो जाती है। अनाज की जो वैश्विक स्तर पर एक सप्लाई होती है रूस की, वो खत्म हो जाती है। इसके कारण वैश्विक स्तर पर अनाज का संकट खड़ा होने लगता है। ऐसे में 22 जुलाई 2022 को रूस और यूक्रेन जो है ये ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव पर दस्तखत करते हैं। मतलब रसद सामग्री नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन युद्ध जो है इस से प्रभावित नहीं होता। युद्ध जो है वो लगातार चलता रहता है। बाद में रूस जो है यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से पर भी कब्जा करना शुरू कर देता है और जो यूक्रेन का जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट है इसमें गोलीबारी करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से ये यूक्रेन और रूस की जो पूरी कहानी है ये लिखना शुरू होती है 2022 में। लेकिन अभी तक 2 साल हो चुके हैं, लेकिन रूस अभी तक यूक्रेन के केवल 18% भाग पर ही कब्जा कर पाया है। ये रूस के लिए एक बहुत ही, कह सकते हैं कि शर्म की बात है, और यूक्रेन के लिए बहुत ही फक्र की बात है कि उसने दुनिया के सबसे बड़े देश की मिलिट्री को केवल 18% भाग पर ही कब्जा करने दिया है। तो नवंबर 2023 तक ये साफ हो चुका था कि यूक्रेन का जो इलाका है उस पर रूस का जो इरादा है कब्जा करने का वो बहुत ही नामुमकिन है पूरा होना। ऐसे में पश्चिमी देश भी आगे आए थे धीरे धीरे यूक्रेन के समर्थन में। लेकिन अब हाल फिलहाल में एक युद्ध नया छिड़ा है इजराइल और फिलिस्तीन का। इस वजह से जो पश्चिमी देश है उनका यूक्रेन को समर्थन प्राप्त होना कम हो गया है। मतलब जो पहले उसको हथियार सप्लाई करते थे, हर तरह की मदद किया करते थे पश्चिमी देश, अब वो पीछे हट रहे हैं। अब वो फिलिस्तीन और इजराइल के झगड़े में फंस चुके हैं। अब जो मदद के वादे किए गए थे उनको पूरा नहीं किया जा रहा है पश्चिमी देशों के द्वारा। अब 16 फरवरी को 2024 को रूस जो है वो यूक्रेन के अद्दीवक्का शहर पर कब्जा कर चुका है। मतलब लगातार इनके बीच में युद्ध जारी है, ये दोनों ही आपस में लड़ते झगड़ते रहे हैं, लेकिन फिर भी यूक्रेन के केवल 18% हिस्से पर ही रूस अपना कब्जा हथिया चुका है। और ये भी वो इलाके हैं जहां पर रूस समर्थित आबादी ज्यादा है, जैसे कि लुहांस्क है, बखुमत है,
अदिवक्का है, मारिंका, रोबाटाइन, ये यूक्रेन के इलाके हैं जो कि रूस समर्थित है। इस कारण इनके लिए रूस को हथियाना ज़्यादा हार्ड काम नहीं रहा है। तो इनके लिए ये मेन पॉइंट रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच में। अब देखते हैं कि दोनों देशों के बीच क्या बदला है, क्या प्रभावित हुआ है, दोनों देशों की जनता ने क्या क्या झेला है। दोनों देशों की यदि बात करें तो दोनों देशों के करीब 5 लाख लोग जो है इस युद्ध से सीधे प्रभावित हुए हैं। ये डाटा जो है ये 2022 से 2024 तक के हैं। फरवरी 2022 से फरवरी 2024 तक के डेटा दिए गए हैं। यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन में 42,000 सैनिक जो हैं ये मारे गए हैं और 1 लाख से ज़्यादा सैनिक घायल हो चुके हैं। और इनके जो टैंक है, आर्टिलरी है, वो भी काफ़ी बर्बाद हुई है। मतलब आर्टिलरी जो है यूक्रेन की 18,000 से ज़्यादा आर्टिलरी सिस्टम खराब हो चुका है। इसी तरह से जो इनके टैंक है, बख्तरबंद जो गाड़ियां हैं, इनमें 16,000 के आसपास यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियां भी नष्ट हो चुकी हैं 2 साल में। इसी तरह रूस में मरने वाले जो सैनिक है इनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। 1.5 लाख सैनिक जो हैं इस युद्ध में मारे जा चुके हैं और 1.80 लाख जो सैनिक है वो घायल हो चुके हैं रूस में। तो दोनों में एक बड़ी तादाद है घायल और मरने वालों की। मतलब नुकसान तो है, दोनों तरफ से ही झेलना पड़ा है। इसी तरह जो 19,000 के आसपास बख्तरबंद गाड़ियां हैं रूस की वो नष्ट हो चुकी हैं और 10,000 के आसपास इसका आर्टिलरी सिस्टम है वो तबाह हो चुका है। तो ये रूस और यूक्रेन ने दोनों ही अपने सैन्य, एक तरह से कह सकते हैं कि जो इनकी सैन्य उपलब्धियां हैं उनमें एक तरह से अपनी कमी कर दी है, मतलब गिरावट आई है इनकी। अब देखते हैं कि रूस और यूक्रेन के कारण लोगों ने क्या झेला है। युद्ध जो है वो हमेशा ही कोई आबादी नहीं लेके आते, हमेशा ही गरीबी लेके आते हैं। और रूस यूक्रेन युद्ध इसका एक ताज़ा मिसाल है। जैसे कि यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन जो है ये अपने जमीन के 55% हिस्से पर खेती किया करता था, लेकिन युद्ध के कारण ये पूरी तरह से खराब हो चुकी है। इसमें 70 लाख लोग जो है वो गरीब हो चुके हैं। मतलब जो जनसंख्या है गरीबी की वो बढ़कर 24% तक बढ़ गई है। कभी ये देश मक्का जो गेहूं का निर्यात किया करता था, मतलब यूक्रेन कभी इन चीजों का एक्सपोर्टर था एक अच्छा खासा। इसकी 55% जमीन पर इनकी खेती की जाती थी। लेकिन जैसे ये युद्ध शुरू हुआ इसको खुद को एक फूड इनसिक्योरिटी झेलनी पड़ी है। यूक्रेन को बाहर से इम्पोर्ट करवाना पड़ा है अनाज, जो कभी एक अच्छा एक्सपोर्टर हुआ करता था। और 60 लाख से ज्यादा लोग जो हैं ये यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में जाने को मजबूर हुए हैं, क्योंकि तबाही में कोई भी रहना पसंद नहीं करता है। ऐसे में जो उद्योग धंधे हैं वो भी पूरी तरह से चौपट हो चुके हैं यूक्रेन की। इसी तरह से बात करें यदि रूस की, तो रूस की जीडी पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ा है। इसकी जो मुद्रा है रूबल, करेंसी जो है रूस की, इसमें भी वैश्विक स्तर पर गिरावट आई है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने रूस के साथ काम करना बंद कर दिया है और इसकी जीडीपी युद्ध से पहले कहीं तो 4% की दर से बढ़ रही थी, लेकिन अब 4% की दर से गिरावट आई है। और जो वैश्विक समुदाय है इसने भी इस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए, मतलब व्यापार करने पर पाबंदी लगा दी है। आर्थिक और एक तरह से कह सकते हैं वैश्विक पाबंदियां रूस को झेलनी पड़ी है, जिसके कारण इसकी जीडीपी है बुरी तरह से प्रभावित हुई है। और इसके जो एक स्किल्ड युवा है रूस के, वो भी देश छोड़कर बाहर काम की तलाश में चले गए, जिसके कारण इसको लेबर डेफिशिएंसी भी देखनी पड़ी है। अब बात ये आती है कि युद्ध तो ठीक है, चलो 2 साल हो चुके हैं, लेकिन जिस चीज के लिए युद्ध हुआ था, रूस ने युद्ध किया था नाटो की सदस्यता को लेकर, क्या अब यूक्रेन नाटो का सदस्य बन सकता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि नाटो की एक शर्त है कि कोई भी देश नाटो का सदस्य तभी बन सकता है जब उस देश की धरती पर किसी तरह का कोई युद्ध ना हो रहा हो। लेकिन यदि बात करें यूक्रेन की, तो युद्ध तो हो रहा है, तो मतलब शांति है नहीं। तो यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिलने की जो गुंजाइश थी कभी, वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। किसी देश को नाटो में शामिल होने के लिए एक शर्त है, वो शर्त क्या है कि वो क्षेत्र जो वो युद्धग्रस्त नहीं होना चाहिए। और लेकिन रूस जो है यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है, तो यूक्रेन में तो कहीं भी शांति है नहीं। तो इस वजह से नाटो की जो एक योग्यता मानी जाती है सदस्यता के लिए, वो यूक्रेन की रद्द हो चुकी है। लेकिन यूक्रेन अभी भी कह रहा है कि जो जो इलाके रूस ने कब्जे किए हैं वो उससे वापस ले लेगा। मतलब नाटो को विश्वास में लेने की कोशिश की जा रही है यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की द्वारा, ये इनको आश्वासन दिया जा रहा है। ऐसे में यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की अभी तो कोई संभावना नहीं दिखती है, लेकिन हाँ, इसको एक बेनिफिट मिल सकता है यूरोपियन यूनियन का। मतलब जो विशेषाधिकार दिए जाते हैं किसी सदस्य को यूरोपियन यूनियन की तरफ से, वो शायद इसको दे दिए जाए। मतलब थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है, लेकिन जो नाटो का जो बेनिफिट है वो इसको नहीं मिल सकता है।
नाटो का बेनिफिट ये है कि नाटो के यदि किसी एक देश पर आक्रमण होता है तो नाटो के जितने भी संगठन हैं वो सभी मिलकर उस देश के साथ युद्ध लड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बन जाता है तो नाटो के जितने भी सदस्य हैं वो सब मिलकर रूस पर अटैक करेंगे। तो इस कारण रूस के जो सैन्य क्षमता है वो इन सब के आगे कमजोर पड़ जाएगी। तो इस वजह से एक मुख्य कारण था रूस का यूक्रेन पर अटैक करना। लेकिन अभी फिलहाल रूस को चिंतित होने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि यूक्रेन की कोई इस तरह की सदस्यता मिलने वाली है नहीं। साथ ही जो पश्चिमी देशों का रुख है वो भी उदासीन हो चुका है। क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध चला हुआ है और जो रूस पर प्रतिबंध लगाए गए थे इनके द्वारा उनका भी रूस पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। और जो उस समय यूक्रेन को पश्चिमी देशों के द्वारा वादे किए गए थे हेल्प देने के, उस तरह की मदद भी अब मिलना कम हो गई, क्योंकि हमास और फिलिस्तीन का युद्ध जो है वो दुनिया का फोकस खींच चुका अपनी ओर। इस कारण जो जितने भी देश हैं वो चाहते हैं कि वो अब इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में फिलिस्तीन को सपोर्ट करें। तो इस तरह से पश्चिमी देशों ने रूस पर जो व्यापारिक और आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे उसका रूस पर कोई बिल्कुल भी इतना असर नहीं पड़ा है जितना कि उन्होंने सोचा था। क्योंकि भारत और चीन अभी भी रूस के साथ अपनी अपनी करेंसी में व्यापार कर रहे हैं। मतलब भारत रूस के साथ रुपए में तेल खरीद रहा है तो उसका तेल तो वैसे भी बिक रहा है। यदि उसने दूसरे वैश्विक समुदाय दूसरे देशों पर तेल खरीदने के लिए प्रतिबंध लगाए हैं इन देशों ने, तो भारत ने तो कहीं कोई हामी भरी नहीं है कि वो उससे किसी तरह का कोई व्यापार समझौता नहीं रखेगा। भारत और चीन तो लगातार युद्ध के दौरान भी और युद्ध के बाद भी लगातार रूस के साथ व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं। तो इस तरह से जो फायदा रूस को मिलना चाहिए वो लगातार व्यापारिक संबंधों से मिल रहा है, ऐसे नहीं तो उसका किसी और देशों के साथ मिल रहा है। साथ ही व्यापारिक रिश्ते जो हैं वो अभी भी हमारे साथ अच्छे हैं रूस के। तो इस कारण रूस के जो व्यापारिक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं वो कोई खासे नहीं है। इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ने के कारण जो यूक्रेन को मदद मिल रही थी पश्चिमी देशों से वो अब मिलना बंद हो गई है। इसके कारण यूक्रेन के पास अब पर्याप्त हथियार भी नहीं बचे हैं कि वो और ज्यादा युद्ध लड़ सके। लेकिन प्राथमिकता जो है पश्चिमी देशों की अब वो इजराइल और गाजा की ओर मुड़ चुकी है। मतलब जिस तरह से एक पुत्र और एक गोद लिए हुए बेटे के बीच में फर्क किया जाता है वही फर्क अब पश्चिमी देश यूक्रेन और इस हमास वाले युद्ध को लेकर रखे हुए हैं। मतलब प्राथमिकता जो है वो अब यूक्रेन की बजाय हमास को दी जा रही है। यूक्रेन और रूस का युद्ध जो है इसका भविष्य क्या है, पुतिन और जेलेंस्की आखिर चाहते क्या है? देखिए दोनों ही क्या है, दोनों ही आपस में डटे हुए हैं, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना तो पुतिन ना ही जेलेंस्की। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ये युद्ध और भी ज्यादा लंबा खिंच जाए। इसकी कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकी है, लेकिन हो सकता है कि शायद कोई समझौते की गुंजाइश हो, लेकिन वो भी नजर नहीं आती है। दोनों ही देश कोई भी समझौता करने को राजी नहीं है। यूक्रेन जो है वो पीछे हटने का इरादा नहीं रखता है और जो पुतिन है वो इसके जो हथियाए हुए क्षेत्र है इनको वापस करने का इरादा नहीं रखता है। तो ऐसे में अनुमान यही है कि शायद ये युद्ध है वो और भी लंबा खिंच जाए। तो ऐसे में शायद ग्लोबल जीडीपी को और भी ज्यादा झटके झेलने पड़ सकते हैं, इन दोनों को भी और भी ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में हमने देखा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को पूरे 2 साल हो चुके हैं और इनकी अर्थव्यवस्था पर ग्लोबल जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।